नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के विषय में और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के मुख्य मुख्य जो ग्रंथ हैं उनके मंगलाचरण के विषय में हमने जाना था। अब कुछ ग्रंथ जो हमारे अधिकतर परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जैसे कि व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता परीक्षा, कॉलेज व्याख्याता परीक्षा या फिर नेट परीक्षा को लीजिए या अन्य परीक्षाओं में भी कुछ ग्रंथ हैं जिनको लगा रखा है विशेष ग्रंथ, जिनमें से हम एक बात करें दश रूपक। दश रूपक के विषय में हमने देखा था जब मंगलाचरण पढ़ा था कि दश रूपक के जो रचयिता हैं वो कौन हैं, आचार्य धनंजय हैं। धनंजय का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि मंगलाचरण में, दश रूपक के मंगलाचरण में भगवान गणेश को नमस्कार किया गया है और इसके बाद में पितामह है और भरत मुनि को, यानी ब्रह्मा और भरत मुनि को नमस्कार किया गया है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और दूसरी बात ये है कि दश रूपक का आधार ग्रंथ क्या है, नाट्य शास्त्र है, यानी ये नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ है और प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है। दश रूपक का जो परीक्षाओं में लगाया हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, जैसे कॉलेज व्याख्याता में लगा रखा है प्रथम और तृतीय प्रकाश, तो हम प्रथम प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु के विषय में बात करते हैं, जानते हैं। दश रूपक जो है प्रकाशों में विभक्त है, आपको पता ही है 4 प्रकाश हैं। प्रथम प्रकाश की बात हम कर रहे हैं। प्रथम प्रकाश में सर्वप्रथम मंगलाचरण के पश्चात जो मुख्य बात आती है वो आचार्य धनंजय ने जो बात करी है वो नाट्य लक्षण की करी है कि नाट्य क्या है। इस विषय में उन्होंने बताया है नाट्य क्या है। वैसे तो देखो, सामान्य रूप से हम देखें तो नाट्य क्या है, यानी जो अभिनय करने योग्य है, जिसका अभिनय किया जा सके, वही तो नाटक है। लेकिन अभी जो धनंजय हैं, आचार्य धनंजय ने क्या कहा है, अवस्था अनुकृति नाट्यम, अवस्था अनुकृति नाट्यम, अवस्था का अनुकरण करना ही नाट्य है। अब ये अवस्था का अनुकरण कौन करेगा और कैसे करेगा, देखो, अवस्था अनुकृति नाट्यम, अवस्था का अनुकरण करना ही नाट्य है, ये परिभाषा दी है उन्होंने नाट्य की। तो अवस्था का अनुकरण क्या कौन करेगा, देखिए, जो पात्र होते हैं, जो काव्यों में, नाटक आदि में, रूपकों में, जो या फिर महाकाव्यों में 4 प्रकार के, मतलब हमारा कोई भी काव्य लीजिए उसमें 4 प्रकार के नायक बताए गए हैं, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। ठीक है। 4 तो ये नायक, मतलब कोई न कोई नायक किसी न किसी का होता है, मतलब अलग अलग है, इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये जो नायक हैं या फिर नायिका है या नाटक के अन्य जो पात्र हैं वो किसी अन्य व्यक्ति की अवस्था का अनुकरण करते हैं, उसी को नाट्य कहते हैं। तो अवस्था का अनुकरण कौन करते हैं, जो पात्र होते हैं, नायक नायिकाएं एवं अन्य जो विदूषक वगैरह जितने भी पात्र होते हैं वो किसी अन्य की अवस्था का अनुकरण करते हैं। जैसे ज़्यादातर नायक का ही होता है, जैसे नायक, जैसे कोई भी राजा का या किसी क्षत्रिय का या किसी देवता का जो की दशा का, अवस्था का, जो भी नाटक के पात्र होते हैं, नायक आदि होते हैं, वो अनुकरण करते हैं, अनुकरण करके ही तो हमें दिखाते हैं। तो उस अवस्था का अनुकरण जिसमें किया जाता है, यानी नायक आदि के द्वारा किसी अन्य की अवस्था का अनुकरण किया जाता है, वो क्या कहलाता है, नाट्य कहलाता है। ये दी है नाट्य की परिभाषा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा नाट्यम किम, तो उत्तर ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, अवस्था अनुकृति नाट्यम। दूसरी बात उन्होंने क्या कही है, नाट्य का एक नाम रूप भी है, रूपम दृश्यतयो उच्यते। यहाँ पे देखिए गुण संधि है, दृश्यतय, दृश्यतया प्लस उच्यते, ए प्लस आ प्लस उ बराबर ओ हो गया है, तो रूपम दृश्यतया उच्यते। ये नाट्य जो है वो रूपम, रूप भी कहलाता है। क्यों कहलाता है, दृश्यतया, उच्यते यानी कहा जाता है। नाट्य को रूप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, दृश्यतया, दृश्यतया का मतलब ये देखने योग्य है,
यानी चाक्षुष विषय है, हमारी आँखों का विषय है, चक्षु का विषय है। तो जो चाक्षुष विषय होता है, जैसे नील, श्वेत यानी नीलत्व आदि जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो भी तो रूप कहलाते हैं। यानी इसका रूप नीला है, इसका श्वेत है, इसका काला है, तो वो क्या कहलाते हैं? रूप कहलाते हैं सामान्य भाषा में, लौकिक भाषा में। तो रूप क्यों कहलाते हैं? क्योंकि नीलत्व आदि के कारण रूप कहलाते हैं। और नीलत्व आदि किसका विषय है? हमें क्या पता चलेगा ये नील है, ये श्वेत है, ये रक्त है? कैसे पता चलेगा? चक्षु के द्वारा। चाक्षुष विषय होने के कारण नीलत्व आदि रूप कहलाते हैं। उसी प्रकार जो हमारा नाट्य है वो भी रूप कहलाता है। क्यों कहलाता है? दृश्यतया। आपसे प्रश्न पूछेगा, रूपम उच्यते, नाट्य है वो रूप क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है क्योंकि ये चाक्षुष का विषय है, ये दृश्यतया है, यानी आँखों का विषय है, देखने योग्य है। तो ये नाट्य, क्योंकि उसमें अवस्था का अनुकरण किया जाता है और उसको हम लोग अपनी चक्षु के द्वारा देखते हैं उस अभिनय को, इसलिए ये नाट्य रूप भी कहलाता है। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि यही नाट्य रूपक भी कहलाता है। रूपकम तत्समारोपात्, रूपकम तत्समारोपात्। तत् यानी वह कौन? नाट्य। समारोपात, आरोपण करने के कारण रूपकम, रूपक है, कि यही नाट्य आरोपण करने के कारण रूपक है। तो आरोपण किसका किया जाता है? चरित्र का आरोपण किया जाता है। किस पर किया जाता है? नाटक के जो पात्र होते हैं उन पर चरित्र का आरोपण किया जाता है। कैसे? जैसे नाटक के अंदर जो नट नटी आदि होते हैं, जो अभिनय कर रहे होते हैं, जैसे कोई भी नाटक लेते हैं तो उसका जो पात्र, जो नायक होता है, जैसे दुष्यंत आदि, राजा दुष्यंत आदि नायक ले लीजिए, या राम आदि, उत्तर रामचरितम नाटक को, उत्तर रामचरितम महाकाव्य को ले सकते हैं, या अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को ले सकते हैं। तो उनमें दुष्यंत आदि जो पात्र हैं, या राम आदि जो नायक हैं, उनका आरोपण, उनके चरित्र का आरोपण हमें देखने पर ऐसे लगता है कि ये नट नटी आदि नहीं है, अभिनय करने वाले नहीं है, स्वयं राम है, स्वयं राजा दुष्यंत है। तो उनके चरित्र का आरोपण उन पर कर दिया जाता है, नट नटी पर कर दिया जाता है, इसलिए ये रूपक कहलाता है। और रूपक कैसे कहलाता है? देखो, जैसे चंद्रमुखी या चंद्रमुखम या चंद्रमुख है, तो उसमें रूपक अलंकार होता है ना, चंद्र रूपी मुख। अब मुख में तो चंद्र का अभाव होता है, मुख में चंद्र थोड़ी होता है, लेकिन कवि ने कह दिया मुख चंद्रम, इसका मतलब चंद्र का आरोपण, चंद्रमा का आरोपण, चंद्रमा के गुणों का आरोपण मुख में कर दिया गया है कवि के द्वारा, इसलिए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और उसी तरह से दुष्यंत आदि के, राम आदि के चरित्र का आरोपण जब नट नटी पर कर दिया जाता है तो वो हमें जो दिखलाते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है? नाट्य कहलाती है, रूप कहलाती है, और आरोपण करने के कारण रूपक कहलाती है। अब ये जो नाट्य है ये रूप है या फिर रूपक है, ये तीनों एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु के नाम है तीन। जैसे एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न, मतलब उनके संदर्भ के विषय में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे इंद्र को लीजिए, इंद्र भी वही है, पुरंदर भी वही है, और शक्र भी वही है। इंद्र क्यों है? ऐश्वर्य के कारण है। पुरंदर क्यों है? वो पुरों को खंडित कर रहा है, पुरों को पराजित कर रहा है, इसलिए पुरंदर है। और शक्र क्यों है? क्योंकि वो समर्थ है। तो संदर्भ अलग अलग हो गया ना, तो अलग अलग संदर्भ के कारण इंद्र के अलग अलग नाम हो गए, लेकिन व्यक्ति तो वही है। उसी प्रकार नाट्य भी वही है, रूप भी वही है, और रूपक भी वही है, लेकिन इनका अलग अलग संदर्भ में ये नाम है। क्यों? क्योंकि नाट्य तो उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें अवस्था का अनुकरण होता है, किसी दूसरे व्यक्ति की अवस्था का, दशा का अनुकरण दूसरा व्यक्ति करता है। वो चाक्षुष का विषय है, देखने योग्य है, इसलिए वो रूप कहलाता है। और उसमें किसी के चरित्र का आरोपण दूसरे व्यक्ति पे किया जाता है, इसलिए वो रूपक कहलाता है। तो है तो एक ही चीज़, लेकिन अलग अलग संदर्भ में
उसके अलग अलग नाम हैं, और ये मतलब नाट्य क्यों है, रूप क्यों है और रूपक क्यों है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि आपसे प्रश्न पूछेगा कि नाट्यम किम, अवस्था अनुकृति नाट्यम, या अवस्था अनुकृति देकर के आपसे पूछेगा कि अवस्था का अनुकरण करने के कारण इसको क्या कहा गया है, नाट्य कहा गया है कि रूप कहा गया है, रूपक कहा गया है। तीनों ऑप्शन आपको देगा, तो आपको पता होना चाहिए अवस्था अनुकृति तो नाट्यम, दर्श्यतया उच्यते रूपम, और समारोपात आरोपण किया गया है इसलिए वो क्या है, रूपक है। ठीक है, तो ये बात हुई नाट्य के लक्षण की। इसके बाद जो रूपक है, रूपक की परिभाषा तो हो ही गई। रूपक क्या है, जिसमें आरोपण किया जाता है वह रूपक है, चरित्र का आरोपण कर दिया जाता है वो रूपक है। अब इस रूपक के भेद में नाटक आदि 10 भेद आएंगे, तो उनकी बात हम आगे करते हैं। धन्यवाद।